बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज मौज़ूआत बहुत से हैं जिन पे खुल के बात करने को दिल चाहता है, लेकिन ज़ाहिर है कि नहीं हो सकती। वक्त की महदूद वक्त होता है और ज़ाहिर है उसकी पाबंदी हमारे ऊपर लाजिम है। लेकिन बहुत ही बड़ी बड़ी ख़बरें हैं जिन पे बात करना चाहिए। ऐसे वाक़यात ख़ास करके आज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला है, जिसके अंदर तैयबा गुल जो कि साबिक़ चेयरमैन नैब और लापता कमीशन के जो सरबराह है जावेद इकबाल साहब, उनके मामले के ऊपर भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हुई है। और इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले जो डेवलपमेंट सामने आई उसमें सदर मुमलिकत साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है सहाफ़ियों से मुतालिक, और उन्होंने जो मीडिया वर्कर्स के साथ इस वक्त हरासानी का जो शिकार हैं उनके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। और अपने ख़त में उन्होंने दीगर हवाले भी दिए हैं, जिसमें RSF का हवाला है, ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला है, RSF का हवाला है। इसी तरह से जो इमरान खान साहब जो हैं उनके दौरे हुकूमत में, गोके वो प्रीडेटर्स उनको कहा गया था, उस गैलरी में उनको शामिल किया गया था, लेकिन ये सारे हवाले ख़ुद सदर मुमलिकत ने आज अपने ख़त में तहरीर किए हैं इमरान रियाज़ के मामले के ऊपर। और उसमें साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि असद तूर और अबसार आलम, मतीउल्लाह जान, नाजिम जोखियो, अज़ीज़ मेमन जो हैं वो उनके बारे में तहकीकात जो हैं वो की जाएं और इसको जो है वो रिपोर्ट्स को सामने आना चाहिए। ये दिलचस्प बात ये है इसके अंदर कि ये इनमें से बेशतर जो मामलात हैं वो ख़ुद गुज़िश्ता हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पेश आए। और इसमें से 3 जो बड़े वाक़यात हैं, मतीउल्लाह, सारे ही बड़े वाक़यात होते हैं जो कि हमारे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, लेकिन मतीउल्लाह जान को अगवा करने का मामला, असद तूर के घर में घुस के उसको मारने का मामला और अबसार आलम को गोली मारने का जो वाक़या है वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में हुआ, जिसके बारे में कल हमने एक बाइट भी चलाई थी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जो थे उन्होंने अपनी लाइल्मी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि उनको नहीं मालूम था कि कौन ले गया। बहरहाल सदर मुमलिकत अब ये चाहते हैं कि इसके ऊपर मामलात आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब को भी श्योरिटी देनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए सहाफ़ियों की जो उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी जो हिफाजत है उसके हवाले से। लेकिन ये याद रहे कि 142वें नंबर पर पाकिस्तान था जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, और 157 पे पाकिस्तान को छोड़ के गई है तहरीक इंसाफ की हुकूमत। और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार उस लिस्ट के अंदर हुआ जो कि प्रेस फ्रीडम के हवाले से थी। इसके साथ साथ जो हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी जो सबसे अहम बात यह है कि तैयबा गुल जो थी उनका एक मामला सामने आया। एक टेलीविज़न चैनल पे कुछ वीडियोस चली उस वक्त के चेयरमैन नैब के हवाले से, और वो वीडियोस जो थी वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि उन्होंने चेयरमैन नैब की शिकायत के तौर पे उस वक्त के वज़ीर आज़म के पोर्टल पे डाली थी ताकि उनको इंसाफ मिले, उनकी दाद रसी हो। लेकिन दाद रसी क्या होनी थी, उन्हीं वीडियोज़ को उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और चेयरमैन नैब से भी उस वक्त के किसी ने नहीं पूछा, बल्कि उनको जो है इंसाफ मिलने की बजाय और ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज़ किया गया। उनके ऊपर पता नहीं 42 या कितने मुकदमे जो थे वो दायर किए गए। तो उन्होंने आज अपनी वीडियोस और ऑडियोज़ जो हैं वो पेश की हैं। और इससे ज़्यादा जो अलमिया है वो ये अलमिया देखिए कि जो आमना मसूद जंजुआ साहिबा, जिनको कि हम एक तवील अरसे से देख रहे हैं वो जद्दोजहद कर रही हैं, लापता अफराद कमीशन की चेयरपर्सन हैं, वो खातून जो हैं वो कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे उन्होंने कहा कि खातून उनके पास आई और उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ की, उस वक्त के चेयरमैन ने, कि आपको इंसाफ की क्या ज़रूरत है, बल्कि अभी भी लापता अफराद के वो कमीशन के चेयरमैन हैं जावेद इकबाल साहब, आप तो ख़ुद बड़ी खूबसूरत हैं। तो इन जुमलों के बाद जो है आप, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा अलमिया पाकिस्तान के लिए नहीं होगा कि जहाँ पे जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं वो ख़ुद इंसाफ देने की बजाय वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें। और उस वक्त के वज़ीर आज़म और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने किस तरह से तैयबा गुल के साथ किया, वो भी एक अहम मामला है। और इसको हम जोड़ सकते हैं, आज बरतानवी वज़ीर आज़म जो है वो रुखसत हो रहे हैं या हो गए हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया इस्तीफ़ा देंगे। किस बात पे, कि उनका चीफ विप जो है पार्लियामेंट के अंदर उनकी काबीना का हिस्सा है, वो चीफ विप जो है उसने ख़वातीन के ऊपर कुछ कलमात अदा किए जब वो नशे में धत थे, और उसकी बुनियाद के ऊपर उनको अब रुखसत होना पड़ रहा है, वो अपने घर जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मामला थे, रियासत मदीना का नाम था, और जो कुछ हुआ है इन ख़वातीन के साथ कौन इंसाफ देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नोटिस लेगी, नहीं लेगी? ये एक बहुत ही अहम मामला है जिसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। उसके साथ साथ आज इसमें भी बात होगी कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। गो के वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि महंगाई जो है
वो कम होगी, लेकिन ये जब ही होगा जब ये सारे हम देखेंगे कि कुछ अशारिये जो है नज़र आते हैं। IMF आपको कह रहा है कि करप्शन के हवाले से कानून साजी करें, तो करप्शन के इदारा यानी एहतसाब का जो है उसके मामलात भी आपने देखे, लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो करप्शन को कंट्रोल कर सकता है? क्या पाकिस्तान महंगाई को कंट्रोल कर सकता है? क्या पाकिस्तान माशी बहरान से निकल सकता है? और अब आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि वो बात करेंगे, इंतखाब से मशरूत के मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन इंतखाबात हों और फौरी इंतखाबात हों। तो अगर इंतखाबात में जाना है तो जो सूरत हाल है इस वक्त, जो सियासी सूरत हाल भी है, वो किस तरह से इन मामलात को आगे लेके जा सकती है। तो आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं हमारे साथ सेंटर मुश्ताक अहमद साहब हैं, बहुत वोकल हैं, आप उनको सुनते रहते हैं पार्लियामेंट के सेनेट के प्लेटफॉर्म पे, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, साबिक गवर्नर हैं और आप उनको सुनते रहते हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और मियां नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन भी हैं, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम हुसैन साहब भी हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि प्रॉफिट मैगज़ीन के एडिटर हैं और जाने माने माशी तज्ज़िया निगार हैं, सहाफ़ी भी हैं, तो उनसे भी हम इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सेंटर साहब, आपका स्टूडियो में होने का फ़ायदा मैं उठा लेती हूँ कि और बात भी आपसे बनती भी है, ये बताइएगा कि ये जो नैब का आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था और साबिक चेयरमैन नैब को जो उसमें तलब किया गया था, आप समझते हैं कि ये इदारे इंसाफ दे सकते हैं जो कि खुद एहतसाब के नाम पर देखिए उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं और अब से नहीं है, काफ़ी अरसे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा बहन। देखें, ये जो शख्स है जावेद इकबाल, मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 8-10 साल से पाकिस्तान में ख़राबियाँ जो हैं उसमें एक अहम फैक्टर इस शख्स की ज़ात है और इसके साथ मुहासबा होना चाहिए। ये जो नैब है, मैंने तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कहा है कि ये एक आंख का दजाल है। ये जब हुकूमत में लोग होते हैं वो उनको नज़र नहीं आते, अपोजिशन इसको नज़र आती है, इनको सियासतदान नज़र आते हैं, सियासतदानों से बाहर खा वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है या बाहर और करप्शन है, वो उसको नज़र नहीं आती। इसी तरह ये नैब जो है ये हमेशा से बाइस्ड रहा है, वन साइडेड रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड विच हंटिंग इसने की है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। इसकी कारकर्दगी ब्रॉड शीट में आप देख लें, इस शख्स की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक जायज़ा लेना चाहिए। इसी तरह ये लापता अफराद कमीशन का सरबराह भी रहा है। अब वो कमीशन बना किस लिए था? वो इसलिए बना था कि लापता अफराद का जो मसला है वो बहुत बड़ा इंसानी मसला है, वो एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, उस मसले को हल किया जाए। आप देखें कि अभी तक उस कमीशन का सरबराह है, क्या पेशरफ्त हुई है? अभी भी हजारों अफराद में, उस दिन नेशनल सिक्योरिटी जो पार्लिमानी कमेटी थी उसमें मैंने कहा कि अभी भी हजारों अफराद लापता हैं। हम आए रोज देखते हैं उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार उनकी तस्वीरें उठाए चौकों में बैठे हुए हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। इन्होंने इस मसले को हल करना था। हल करने के बजाय जो रिपोर्ट्स आई हैं ये इनह्यूमन है, ये गैर इंसानी है जो इस शख्स ने उन माओं के साथ, उन बहनों के साथ, उन बेटियों के साथ ये तो ऐसे ही है, गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन हम आप बात कर लेंगे, कुछ थोड़ा वावेला मचा लेंगे, लेकिन इंसाफ तो नहीं मिलेगा। वो जो आमना मसूद जंजुआ के साथ हुआ है उसका इंसाफ कौन देगा? जो अपना इनके साथ तैयबा गुल के साथ हुआ है, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। एक वक्त आता है जुल्म का हिसाब देना होगा। जुल्म जो है वो ऐसे बगैर हिसाब के नहीं रहेगा। जो जुल्म जिन लोगों ने किया है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, उनको भी हिसाब देना होगा। और जो लापता अफराद कमीशन था कि जिन्होंने इस मसले को हल करना था, जो कि फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे रियासत की चेहरे का ऊपर एक बदनुमा दाग था, वो खुद उसकी वजह बनी है और उनने खुद एक्सप्लॉइट किया है, इस्तेहसाल किया है। ये एक बदतरीन किस्म का जुल्म है। मैं समझता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो इसका नोटिस लिया तो बहुत अच्छी बात है। तैयबा गुल की आपने भी बात की, इसमें गुज़िश्ता हुकूमत भी मुलविस है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को इसका सो मोटो लेना चाहिए, इसका लेना चाहिए और तमाम लोगों को, जिसमें आबदा मसूद जंजुआ है, जिसमें तैयबा गुल है, जिसमें बाकी जो मिसिंग पर्सन्स के जो खवातीन हैं जिनके साथ ये वाकयात, उन सबको बुलाना चाहिए, उन सबको सुनना चाहिए, उन सबको इंसाफ फराहम करना चाहिए। ये पूरी रियासत के ऊपर कर्ज है, ये पूरी रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल खुर्रम साहब, अब ये देखिए ना, ये अलमिया है, मतलब आपके पिछले दौर में सहाफ़ियों पे हमले हों या ये
ख़ातून के मामलात हों, ख़वातीन के इश्यूज़ हों, हरासानी बड़ा जुर्म नहीं है, वो ख़ातून सहाफ़ी हों, वो ख़ातून जो है वो कोई दादरसी के लिए गई हों, वो बड़ा जुर्म नहीं है। और फिर सदर साहब भी ख़त लिख रहे हैं कि सहाफ़ियों को इंसाफ दें, और अपनी उनकी पीटीआई की सरकार में भी वो ये कह सकते थे। बहरहाल इस हुकूमत को भी देना चाहिए। आप क्या समझते हैं, हम किधर जा रहे हैं? क्या हम करप्शन का खात्मा कर सकते हैं ऐसे जबकि इल्ज़ामात हों एहतसाब के सरबराह के ऊपर? जी, खुरम साहब अनम्यूट कीजिएगा जी। सॉरी जी। असमा, मैं कह रहा था कि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे खाते खुल रहे हैं पिछले 3-4 सालों के, और अब सामने आ रही हैं वो बातें जो 1 साल पहले भी कहना उनको मुश्किल होता था, लेकिन अब जो मुंह बंद करवाते थे हम लोगों का, वो खुद कह रहे हैं ये बातें। अभी मैं चंद रोज पहले देख रहा था, फवाद चौधरी साहब खुद बैठ के एडमिट कर रहे थे टीवी पे, और उसकी क्लिप्स बाकायदा शेयर की गई हैं कि राणा सनाउल्लाह के खिलाफ जो केस बना है, वो जो हेरोइन जी वगैरह हाँ। में पकड़ा था उनको, कि वो गलत था वो केस, और वो नहीं बनना चाहिए था कभी। और वो इस साथ साथ ये भी डिनाई कर रहे हैं कि हमने तो बनाया नहीं था, आप खुद जाके मालूम करें किसने बनाया, फलाना ढमकाना। और अब एकदम से इनको याद आ रहे हैं असद दूर का जो वाकया था, और मतीउल्लाह जान के साथ जो हुआ, हमारे तमाम जर्नलिस्ट्स के साथ जो कुछ हुआ है। और असमा, इसमें मुझे वो भी याद आ रहा है अभी दिन जब आप और खवातीन जितनी जर्नलिस्ट्स हैं जी आपके साथ, आप लोगों ने एक स्टेटमेंट निकाली जी थी हाँ। जो ऑनलाइन अब्यूज आप लोग फेस कर रहे थे, जी उसका भी खाता खोलेगा कि ये कौन से नेटवर्क्स थे, कौन चला रहा था इनको, और कौन इनको पीछे से उकसा रहा था कि इन लोगों को टारगेट करो और इस तरीके से टारगेट करो। क्योंकि अब तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सामने आ रही हैं जहां बताया जा रहा है कि गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल करो लोगों को अटैक करने में, करने के लिए। जी अब दोनों पार्टीज एकदम से एक पेज पे आ गई हैं कि आरटीएस सिस्टम वो इलेक्शन में नहीं यूज करने के लिए तैयार। बड़ा अजीब सा वाकया नहीं है ये? तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ये जो सारे खाते अब खुल रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट। हाँ, और एक इस किस्म की ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए कि बिल्कुल। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के ऊपर से क्या गुजरा है, और ये क्या क्या चीज थी जो हमारे ऊपर एक हुकूमत बना के और इम्पोज की गई थी। इस हुकूमत की भी अब लापता अफराद का जो कमीशन है उसकी कोई उसकी भी जवाब तलबी करेगा कि उसकी कारकर्दगी क्या है। असमा, नैब ये की चीज कारकर्दगी पे तो आज आपने देख लिया, उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया जो जाहिर शाह साहब आए थे। नहीं नहीं, ये जवाब देने पड़ेंगे उनको। एंड आई थिंक मोर पीपल जो इम्पैक्टेड थे इस किस्म के बिहेवियर से, उनको सामने आना चाहिए और उनको अब बताना चाहिए, क्योंकि अब मौसम है ना सच खिलने का। तो उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये इल्जामात काफी साल से सर्कुलेट कर रहे थे। और जैसे पीटीएम और मंसूर पश्तीन वगैरह ने भी आके ये चीज बताई भी है हमें कि जो मिसिंग पर्सन्स की वाइव्स और डॉटर्स थी, जब वो जाती थी मिसिंग पर्सन कमीशन में, तो यही शख्स उनसे उल्टे सीधे किस्म के सवाल पूछता था। और बहुत ही बेहुदा और परवर्टेड किस्म की चीजें। बहुत ही दर्दनाक बातें ये तो आज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आज अच्छा हुआ वजीर आजम ने कह दिया कि सब बराह रास्त नशर किया जाएगा। इस सेशन को बराह रास्त नशर होना चाहिए कि जहाँ पे ये तैयबा गुल अपनी बात कर रही थी और दीगर भी। जुबैर साहब, अब आपकी हुकूमत है, अब पीटीआई की हुकूमत नहीं है। सदर साहब ने भी खत लिख दिया सहाफ़ियों के मामले के ऊपर, तैयबा गुल भी आ गई सामने। अब आपकी हुकूमत किस तरह से सर इनको इंसाफ दिलाएगी, या वो भी सिर्फ बैठ के तालियां ही बजाएगी कि पिछली हुकूमत ने ये किया तो बस वही जिम्मेदार है इसके? एक तो मैं सबसे पहले सदर साहब, मतलब इतनी मज़ाक़ खेज बात है, लाफेबल है और अफसोसनाक बात है कि उनको असद दूर और मतीउल्लाह जान आज याद आए। बिकॉज वो जब वो लेटर लिख रहे थे वो इस हुकूमत को एम्बेरस करने के लिए लिख रहे थे, लेकिन उसमें अगर वो सिर्फ इमरान रियाज का और चंद सहाफ़ियों का उनका जिक्र करते जो इस हुकूमत के दौरान जिनके साथ कुछ हुआ है, तो बड़ा अजीब सा लगता। तो उनको याद आ गया कि उनके स्टाफ ने किसी ने कहा होगा सर उनका भी नाम डालते। तो सदर साहब की अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी और बनती है कि जी वो इस किस्म की निशानदेही करें, तो आगे पता नहीं कितनी दफा उसके बाद तकरीरें कर चुके पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से एड्रेस, और उनको कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं नजर आई थी इमरान खान की हुकूमत में, कोई नहीं नजर आई थी।
So he is directly responsible. लेकिन for the इमरान state of रियाज affairs. तो आपकी हुकूमत में सर अरेस्ट नहीं नहीं, हुआ है मैं ना। पहले तो सदर हाँ। साहब की पहले सही, तो मैं वो सदर ठीक हो साहब की गया। बात कर रहा हूँ जी। कि ही इज आंसरेबल फॉर दैट ना, ही इज रिस्पांसिबल फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स हम्म। बिकॉज वो अनअबेटेड कंटिन्यू रहे हैं। हम्म। दूसरी बात, मैं खुरम से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का बड़ा शानदार पास्ट नहीं रहा कि सिर्फ प्रॉब्लम शुरू हुए पिछले 3-4 साल में। जब मुशर्रफ साहब गए थे तो हमें बताया गया था कि अब एक बहुत ही रोशन जमाना आ गया है और वो सब कुछ अनर्थ होगा जो मुशर्रफ साहब के जमाने में ज्यादतियां और जुल्म होते रहे थे। लेकिन हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। आई मीन पाकिस्तान वैसे का वैसे चलता रहा। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हेयर एंड देयर जरूर आई होगी, लेकिन ये अगर हम इसको कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के 75 साल बड़ा जबरदस्त है, ये सिर्फ पिछले 3.5 साल में कुछ ऐसा हो गया और उसके ऊपर सारा कुछ होना चाहिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी भी होगी। क्योंकि मुशर्रफ साहब ने, ज़ियाउल हक ने और दूसरे यहाँ बहुत से लीडर्स आए हैं, उन्होंने बड़ा अपना इसमें कंट्रीब्यूशन किया जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पहुंचा है। चाहे वो ठीक बात है, तहरीक तालिबान, वो तो सही, बिल्कुल सही बात है सर। वो टीटीवी से बात हो, वो पाकिस्तान की मईशत हो, वो पाकिस्तान की जी, सियासत जी, हो, मैं वो वही कह पाकिस्तान रहा की सहाफत हो, वो तो वी हर शुड नॉट लिमिट। एक तो वो दूसरी बात ये है कि जाहिर है हमारी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और मीडिया का उस पर बड़ा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए कि अगर हम फेल होते हैं। बिकॉज आई थिंक जिस तरह अगर आप एक इशू को ले लें, मिसिंग पर्सन को, तो लोग तो सुन के थक गए होंगे ना। लेकिन मैं, आप और जो लोग हुकूमत में होते हैं या मीडिया में हैं, वो तो फिर भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बहस करते हैं और अपना राय देते हैं। लेकिन जो लार्ज मेजोरिटी है, 20-22 करोड़ लोग, वो तो सुन के थक गए हैं। ये तो हम पता नहीं कब से सुन रहे हैं मिसिंग पर्सन हैं और मिसिंग पर्सन का होता कुछ नहीं है इन द एंड। ये होगा इफ्तिखार क्या चौधरी साहब ने बुलाया था कोर्ट में और पता नहीं क्या कुछ किया था। लेकिन ये जो एक जो स्पेशल राइट्स कुछ थे जिसका जिक्र किया फवाद चौधरी साहब ने कि जी वो जो राना सनाउल्लाह का केस था, वो एक बड़ा टेस्ट केस है जी। कि आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें सर वो टेस्ट केस तो तैयबा गुल का भी होना चाहिए। नहीं। हाँ। मैं इसकी वजह दूसरी मैं बता रहा हूँ। शहरियार अफरीदी ने तो कस्में खाई, कलमे पड़े, वो तो जो भी था। लेकिन आपको याद है उनके साथ एक साहब बैठे थे। मतलब आई मीन आप खुद बताएं कि आप खुल के बोले ना सर, आप खुल के बोले कि उनके साथ एएनएफ के सरबराह बैठे थे जो कि वर्दी में बैठे थे। ये बात करें ना आप सर, यही एएनएफ के सरबराह बैठे थे। तो एएनएफ के सरबराह को की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? इज ही आंसरेबल? शहरियार अफरीदी तो आंसरेबल होगा, उसको बुलाया। आज फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की बाय द वे मुश्ताक साहब। उन्होंने कहा मैंने सख्त सवाल किए, मगर नहीं उसमें देखिए अब याद आ रहा है कि सख्त सवाल बताएं। अब मैं जुबैर साहब को कहते गिलाई माफ। देखिए ये एक टेस्ट केस है जो फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है। अदालत को सो मोटो लेना चाहिए और फवाद चौधरी को बुलाना चाहिए। आपने तकरीबन 15 किलो हीरोइन आपने एक सियासी लीडर के ऊपर आपने कही, वो हीरोइन कहाँ गई? वो तो खुद 20 करोड़ रुपए की हीरोइन थी। वो 20 करोड़ रुपए की हीरोइन कहाँ गई? फिर अब पता चला कि वो तो हुकूमत ने किसी और ने किया है। ये वो चीज़ है जिससे हमारे सियासी जमातों को लर्न करना चाहिए। इसमें एक तो यह है कि अदालत को सो मोटो लेना चाहिए। उस वक्त के वज़ीर आज़म को, उस वक्त के शहरियार अफरीदी को, उस वक्त के फवाद चौधरी को, उनको बुलाना चाहिए। राना सनाउल्लाह को खुद आगे बढ़कर इस केस को अदालत ले जाना चाहिए, इसलिए कि अब खुद गवाह आगे बढ़कर ऐलान कर रहे हैं कि ये झूठा केस था और 20 किलो हीरोइन या 15 किलो हीरोइन या 15 करोड़ या 20 करोड़ की ये बिल्कुल झूठ था। मैं समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि इससे पता चलता है कि पीछे कौन लोग हैं जो शतरंज के मोहरों की तरह सियासतदानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं। जब तक हम इसको अनअर्थ नहीं करेंगे इस हाथ को और इसका बंदोबस्त नहीं करेंगे, न पार्लियामेंट सुप्रीम होगा और न ही सियासत के पास इख्तियार आएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं एक खुरम साहब ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद पे हम बात करेंगे और साथ में इकॉनमी है, इकॉनमी पे भी बात करेंगे। आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी फंसी हुई है, मुआशी बहरान भी है और महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। अवाम इस कुर्बानी की ईद के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब इतने ढेर सारे मसाइल हैं, लेकिन खुर्रम हुसैन साहब, सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई का है। IMF के साथ डील नहीं हो पा रही, यानी हो तो गई है, दस्तखत नहीं हो पा रहे, तो क्या बनेगा सर? एक तरफ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इलेक्शन साल शुरू हो गया है, क्या करेंगे आप? अस्मा, आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है स्टेट बैंक की, या और पहली दफा मैंने स्टेट बैंक को ये एक बात एडमिट करते हुए सुना है आज कि पाकिस्तान में जो आजकल मौजूदा महंगाई है, इसका ज्यादातर जो इसकी वजह है वो हमारे अपने मुल्क के अंदर से ही आ रही है। ये ठीक है, क्योंकि पिछले कोई साल से ऊपर हो गया है, 1.5 साल हमें बताया जा रहा था कि ये इंपोर्टेड महंगाई है, यानी कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में चढ़ रही हैं, सिर्फ उसकी वजह से आ रही है। आज पहली दफा उन्होंने एडमिट किया है, और बड़ी अनयूजुअल चीज उन्होंने एक और एडमिट की है कि पिछले साल का जो बजट था, जो शौकत तरीन साहब ने प्रेजेंट किया था जून 2021 में, उस बजट ने बहुत रोल प्ले किया है। उसको फिस्कल एक्सपेंशनरी बजट कहा है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है बात, लेकिन ये बड़ी एक अहम चीज आज हुई है। और जो हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ना, कि एक एक करके सारे सच जो है वो खुल के सामने आ रहे हैं, तो ये भी एक खान साहब के जो ग्रोथ रेट्स थे, इकोनॉमी के जो ग्रोथ रेट्स थे, उनकी द अदर साइड ऑफ द कॉइन उनका यही महंगाई थी बेसिकली। क्योंकि जिस तरीके से इस ग्रोथ को इंजीनियर किया गया था, इसने क्रैश करना था एक ना एक दिन, और इसने आग पकड़नी थी महंगाई की शक्ल में। और ये सारी चीज मैं खुद भी उन लोगों में से था जो पॉइंट आउट करता आ रहा था ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, जब ये ग्रोथ रेट्स चल रहे थे। और तब भी आपको याद होगा कि इस किस्म के गाली गलौज का शिकार मुझे भी बनाया गया था ड्यूरिंग दोस टाइम। लेकिन अब एग्जैक्टली वही हो रहा है जो एनीबॉडी जिसकी जरा सी भी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हो, वो तब आपको बता सकता था कि ये होगा। आज स्टेट बैंक ने खुद मान लिया है अपनी, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में ढके छुपे अल्फाज में कहा है, और बाद में एक एनालिस्ट ब्रीफिंग जो उन्होंने की है उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तरीके से मान लिया कि ये जो इन्फ्लेशन है, इसके ज्यादातर जो रूट कॉज है वो इकोनॉमी के अंदर से ही आ रही है। ये ज्यादातर कुछ हद तक इंटरनेशनल फैक्टर्स का रोल है। जाहिर है, वो जैसे अभी वो कह रहे हैं जी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम होगी तो कीमतें कम होंगी, वो एक अलग, बिल्कुल आपने सही कहा, खुल के सामने आ रहा है। लेकिन सेंटर साहब, क्या इस तरह इलेक्शन में जाया जा सकता है? खान साहब इसीलिए शायद कह रहे हैं कि आप जिहाद करें, आप फ़ौरन जाए, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं, इंतखाबात को शर्त रखेंगे। वो खुद ये नहीं बता रहे, या जो वो बता रहे हैं वो लोगों को ये नहीं बता रहे कि सब कुछ उनके दौर में हुआ है 3 साल में। तो कैसे इलेक्शन की तरफ सियासी जमातें बढ़ेंगी सर? नहीं, देखें, इलेक्शन किसी एक पार्टी के मुतालबे पे तो आप इलेक्शन में नहीं जा सकते। असल मसला तो इस वक्त यह है कि अवाम तंग हैं। जिस तरह बात खुर्रम साहब ने की है, गुज़िश्ता 13 साल की बुलंदतरीन शरह महंगाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 21.32, जो कि गुज़िश्ता 13 साल का सबसे बुलंद शरह महंगाई का। ये 2-3 माह जो इस हुकूमत के हुए हैं, 4 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है लीटर 99 रुपये, और 4 दफ़ा डीजल की कीमत बढ़ी है 133 रुपये लीटर। तो बहुत शदीद किस्म की महंगाई है। ऊपर से IMF भी वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। खुद हुकूमत के ओहदेदार बता रहे हैं कि वो हमें तिगनी का नाच नचा रहा है, ये उनके अल्फाज हैं। खुद हुकूमत के ओहदेदार बता रहे हैं कि हमें नाक से लकीरें खिंचवा रहे हैं। तो आप ये देखें कि एक तरफ तो महंगाई, आर्म ट्विस्टिंग, और फिर पाकिस्तान की जो साउंटी और सालमियत। फिर ईद के मौके पर आप देख लें कि इस वक्त किचन आइटम्स का और एसेंशियल्स का और अद्वियात का बहुत बुरा हाल है। यानी ये कुर्बानी आ रही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि लोगों की कुर्बानी जो है वो हो रही। एक तरफ ईद है जो कि इबादत भी है, खुशी भी है, लेकिन कुव्वत ख़रीद लोगों की इतनी कमज़ोर है कि कोई कुर्बानी के लिए जानवर नहीं खरीद सकता। यकीन करें, मीडिया ऐसी पड़ी हुई है। फिर उसके साथ आप देखें, मैं तो इस पर ही बात करूंगा, यानी आज अखबारात के अंदर सुपर लीड है, 77 लोग बारिशों से शहीद हो गए। 77 लोग, ये थोड़ी बात नहीं है। इंसानी जान की कोई हुर्मत है, इंसानी जान की कोई कीमत है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इंडिया में कहां है? गुज़िश्ता 2-3 साल से इंडिया में ने रिपोर्ट सालाना जारी नहीं की है। उसको
अरबों रुपए, करोड़ों रुपए उनको सालाना बजट मिल रहा है, उनके टीएडीए हैं, बड़े बड़े लोग वहां पे बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ या तो बारिश होती नहीं है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं बारिश होती ऐसा ही है तो सर। उसकी मैनेजमेंट फिर ऐसी है वो कि उसमें एडवाइजरी 100 जारी कर लोग देते हैं। हैं और उनको आज लगता है कि अखबारात जैसे के अंदर वो तस्वीर आई है, काम हो गया। बलूचिस्तान लोरेलाई का जी। एक शख्स है, उसके घर के सारे खवातीन और सारे बच्चे सैलाब की नजर हो गए हैं, ऐसा ही घर सैलाब के वो पूरे खानदान में अब इसमें- अकेला बंदा रह गया। जी। यार रियासत अब कहाँ है, जुबैर इंडिया साहब, में कहाँ बिल्कुल है? जुबैर ये साहब, जुल्म आप बंद होना एनडीएम में चाहिए। से भी तो आप एनडीएम में से भी नहीं पूछ सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो आज आपने बढ़ा दिया इसका रेट अपना शराय सूद का, तो ये इसको आप कैसे आगे लेके चलेंगे सर? ये तो और ज्यादा बहरान नहीं होगा? कैसे निकलेंगे, इलेक्शन कैसे जाएगा? मेरा ख्याल है जी। एक तो एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट हमें बिल्कुल ब्लंटली एडमिट करना चाहिए और कहना चाहिए कि आइंदा आने वाले महीने का बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड प्राइस इंक्रीजेस होंगी। ऑलरेडी जो है 21.3% जैसे सेनेटर साहब ने कहा, और उसी की वजह से पॉलिसी रेट बढ़ाया गया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये पॉलिसी रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल हो सकेगा, बिकॉज बहुत से तो चीजें तय हो चुकी हैं, अनाउंस हो चुकी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बिजली के जो निर्ख हैं, गैस के निर्ख हैं, वो बढ़ाने का फैसला हो चुका है। जो जुलाई 1 से जो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया, उसका तो अभी तक जाहिर है जून के उसमें नहीं था आदातोशुमार में। तो और फिर एक्सचेंज रेट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जब तक आईएमएफ नहीं होगा तो जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उस पर प्रेशर जो अभी है, अभी इस वक्त 9.8 बिलियन डॉलर्स है, और आसमान के बावजूद वो 2.3 बिलियन डॉलर्स जो चाइना के थे उसके आने के बावजूद इतने लो हैं। तो जितना जाहिर है डिले होगा आईएमएफ का, अनसर्टेनिटी होगी, एक्सचेंज रेट पर भी प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से और महंगाई में इजाफा होगा। सर, आपकी अपनी जमात के अंदर भी क्लैरिटी नहीं है या कोई तकसीम है, जैसे हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ? अच्छा, ये मैं इस पर जरूर बात करना चाहूंगा। देखिए, हमारी जमात में तकसीम एक इट्स नेचुरल कोर्स। खुरम अभी बैठे हैं, वो इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इकोनॉमिक्स एग्जैक्ट साइंस नहीं होती, मुख्तलिफ राय होती हैं कि जी आपको इस तरफ से जाना चाहिए, इस तरफ से जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस मुख्तलिफ होती हैं। एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करके रखना चाहिए, जिस तरह डार साहब को बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी एक्सचेंज रेट को कंट्रोल रखा था, और बहुत से लोग कहते हैं कि जी खुली आज़ादी दे देनी चाहिए। और इसी तरह से जिस तरह से ये है जो आपने पेट्रोल की प्राइसेस है कि जी सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस पर भी दो राय हो सकती है, इसमें कोई खराबी नहीं होती। और दोनों का जो थॉट प्रोसेस होता है, ये थिंकिंग होती है, वो ये नहीं होता कि एक खराब है और एक। तो आप कह रहे हैं इख्तलाफ नहीं है कोई, और मिफ्ता साहब ने हमारे शो पे कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे। तो सर, जिस मुल्क में वजीर खजाना का ही ना पता हो कि वो रहेगा या जाएगा, वहाँ पे क्या आप बताइए ना, ये अनसर्टेनिटी आपके यहाँ, अनसर्टेनिटी में इजाफा होता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ खुरम साहब, इसके बाद मैं ज़रूर ये नाक की लकीरें क्यों निकल रही हैं आईएमएफ की जानिब से, इसके क्योंकि खान साहब कहते हैं खुददारी है, हमें उनको ठोकर मार देनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म है और चूँकि मुआहदा भी वो करके गए हैं, तो ये जानना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुरम साहब, अब चूँकि मईशत की बात हो रही है, पाकिस्तान के मसाइल में सबसे बड़ा मसला है महंगाई। ये जो आईएमएफ अब नाक की लकीरें निकलवा रहा है, तो वो क्या चाहता है हमसे? आईएमएफ देखें, वो गवर्नमेंट्स के साथ नहीं डील करता, वो स्टेट के साथ डील करता है। तो आईएमएफ के लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले जो गवर्नमेंट थी उसने ये किया और आप जो आए हैं उसने ये किया। वो बेसिकली पाकिस्तान को अभी देख के बता रहे हैं कि आपकी तरफ से मुआहदे किए जाते हैं और उनको तोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर मार्च 2021 में आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया गया था, और जैसे ही आईएमएफ के बोर्ड ने अप्रूव करके पैसे रिलीज किए, उसके दिनों के बाद एकदम से उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को फायर कर दिया, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर लिया और कहा हमें नहीं मंजूर ये वाले मुआहदे, और हम इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। सारे वो जो कमिटमेंट्स थी उनको बैक ट्रैक कर दिया। यही चीज दोबारा हुई फरवरी में कि जनवरी में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, फरवरी में उसकी डिटेल्स निकली, बोर्ड अप्रूवल हो गया, और हफ्तों के अंदर अंदर एकदम से वो ये कमिटमेंट्स तोड़ दी गई। पेट्रोल प्राइस कैप्स अनाउंस करके, एक और एमनेस्टी स्कीम लाके,
तो अब IMF जो है वो कह रहा है कि भाई आपकी तरफ से कमिटमेंट्स दी जाती हैं और फिर उनको तोड़ दिया जाता है। अब गवर्नमेंट वापस अगर उनको पता समझाने की कोशिश करे कि जो लोग ये काम कर रहे थे वो चले गए हैं, हम नए लोग हैं, IMF की नजर में ये इममटीरियल बात तो है। ये नहीं वो समझाया कह पाया जा रहा, मतलब वैसे तो मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि नहीं हो गया, सब कुछ डन है। नहीं, आई मीन आप उनको समझा सकते नहीं है, ठीक है। वो कहेंगे कभी देखिए हम तो स्टेट के साथ डील करते हैं, जो लोग थे वो इरेलेवेंट है हमारे लिए। पाकिस्तान की तरफ से अब हमें वो एक्शंस पहले देखनी है जो हम लोग इन द पास्ट एक्सपेक्ट करते थे आप अग्रीमेंट के बाद करेंगे। तो इसलिए अब वो सारे स्टेप्स पहले लेने पड़े हैं इन ऑर्डर टू गेट टू एन एग्रीमेंट कि आप वो सब्सिडी और प्राइस कैप्स जो अनाउंस की गई थी उनको खत्म करें। तो इतना आप कुछ कर लिया खुर्रम साहब, उसके बावजूद नहीं आपको लगता है वो करप्शन वाला कह रहे हैं कि वो बिल कानून साजी जो की है उसको वापस करें, कुछ इस किस्म की बात है? कौन सी कानून साजी को वापस करने की बात ये कर रहे हैं? करप्शन के ऊपर उस दिन इतराफ भी किया हमारे साथ उन्होंने नहीं, कि कोई अब नहीं, असल में देखिए कम जी से कम 3 और मुल्क हैं जिनके साथ IMF डील कर रहे हैं, जिनसे उन्होंने एंटी करप्शन के किस्म की जी हाँ कमिटमेंट्स मांगी है। जी हाँ ठीक है, तो ये उनकी तरफ से कोई चीज हो रही है दैट आई डोंट फुली अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक ये पाकिस्तान स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है। जी वो कोई क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए कोई एक्सपर्ट्स का पैनल है जो ओवरलुक करेगा इस हाँ तरह वो तस्लीम किया उस दिन हमारे शो पे मिफ्ता साहब ने भी। कि मैं और उसकी आज में वजह इसमें एक ऐड करूं। जी ज्यादा जी जी जुबैर IMF साहब बता, बल्कि खुर्रम साहब जुबैर साहब से पूछ लेते हैं। जी मैं जुबैर साहब। देखें जो खुर्रम ने बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सबको समझने की। क्यों IMF इस तरह से पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है? बिकॉज मुझे नहीं पता, बट कई दफा अगर आप प्रोग्राम में गए हों IMF के और बार बार जा रहे हैं, बिकॉज IMF इज सपोज्ड टू बी अ वन टाइम सब्सक्रिप्शन जिस दौरान आप अपनी इकोनॉमी को फिक्स करते हैं। लेकिन आपको सिर्फ, बाकी मैं 2000 से पहले नहीं जा रहा, 2002 का इलेक्शन होता है तो स्ट्रेट अवे PMLQ की हुकूमत जाती है IMF के पास। 2008 का इलेक्शन होता है तो पीपल्स पार्टी जाती है IMF सर के पास। अब क्या होगा, वक्त कम 2013 है, बिल्कुल अब PML क्या है, होगा फिर सर, वक्त कम है तो PTI, फिर जी PML है। क्या अभी होगा? जाहिर सी बात है, देखें IMF विल बी वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, बट अगर कोई ये समझ रहा है कि उसकी वजह से हमारे तमाम मईशत के मसाइल हल हो जाएंगे तो वो नहीं होने वाला। बिकॉज जाहिर है बाकी बहुत सी चीजें आपको ठीक करनी होंगी और महंगाई ऑलरेडी आ चुकी है, वो इतने आसानी से तो जाएगी नहीं जाएगी। अच्छा सेंटर साहब आप क्या कहते हैं कि हमें वाकई हम खुददारी का सिर्फ नारा लगाएं या अमली इकदाम भी करने, रियासत की कुछ जिम्मेदारियां बताएं? देखें आप खुददारी कहाँ रह गई जब आपके खुद हुकूमती अहदेदार कह रहे हैं कि वो नाक से लकीरें हमसे लगवा रहे हैं और हमारी चीखें निकलवा रहे हैं, तो कहाँ की खुददारी, कहाँ का कौमी वक़ार, कहाँ की आज़ादी? अब देखिए मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में भी ये कह चुका हूँ कि हमें वेस्टर्न मॉडल की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो हमारे मसाइल का हल नहीं। IMF पार्ट ऑफ द सलूशन नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। जिस तरह जुबैर साहब ने कहा उससे कुछ नहीं होगा। ये जो आपने पॉलिसी रेट बना 15% कर लिया, अब आप देख लें कि बैंक जो है 5-6% पर ले रहे हैं, 15% पर दे रहे हैं। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि इस पॉलिसी रेट पे तो हीरोइन का कारोबार हो सकता है, कोई सनत और कोई तिजारत और कोई कारोबार नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा। तो ये आपको लोकल मॉडल की तरफ उसके आना होगा, बढ़ना पड़ेगा, और अपने ऊपर आपको इन्वेस्ट- लोकल अपनी मईशत के अंदर लॉन्ग टर्म ऐसी है वो। ऐसी मतलब 3000 अरब रुपए का टैक्स इवेजन है, वजीर जी हाँ। खजाना खुद कह रहे जी हैं। हाँ। उसके उसको ऊपर हाथ डालें, अशराफिया पे आप करप्शन को लगाएं खत्म टैक्स। कर लें, अशराफिया के मरात खत्म कर लें, बिल्कुल सर। बेरुनमर पैसा वापस ले आएं। आखिरी सवाल खुर्रम साहब, हमारे पास सिर्फ यही सॉल्यूशन रह गया ना, और कुछ नहीं है कि IMF के पास जाए, जैसे अभी सब कह रहे हैं कि हम जा सकते हैं खुद पे। हाँ अभी गेम जो है वो हफ्तों की और महीनों की है, सालों की नहीं है। ठीक है। अभी गेम बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी तेजी से गिर रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकता है जहां हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स अगर बिल्कुल रुक जाए, ठीक। और इसके बहुत नजदीक आ गए हैं हम लोग। जून के महीने में बैंक जो थे उन्होंने LC'यां खोलने पे बहुत कंडीशंस लगाने लग गए थे, यही कह के कि आप लोगों के पास तो डॉलर्स नहीं होंगे इस जी, LC दुरुस्त। को तो अभी 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 जाहिर है कि शॉर्ट टर्म हमें सोचना है, फिर उसके बाद जो Short term सेंटर साहब कह रहे हैं, जो जुबैर साहब situation को avert करना, हर बिल्कुल। सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।